बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है एम्ब्रियो कल्चर, या इसको बोलते हैं हिंदी में भ्रूण संवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो पौधों में कहाँ पर उपस्थित होता है? बीजों के अंदर। ठीक है, सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो उपस्थित होता है। तो अब हमें एम्ब्रियो को निकालना है कहाँ से? सीड या बीज से। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अभी एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन को? हमें क्या लेना है? परिवर्धित हो रहे बीज। ठीक है, यानी ऐसे सीड्स जो डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब बीज जो है वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। अभी बीज कैसा है? अपरिपक्व या इमैच्योर स्टेज के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा बीज हमें लेना है। इस बीज के अंदर से हम लोग क्या निकालेंगे? यंग एम्ब्रियोज को निकालेंगे, तरुण भ्रूण को निकालेंगे। ठीक है, तरुण भ्रूण या यंग एम्ब्रियो कौन सा होता है अभी? जो पूरी तरह से मैच्योर या पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये क्या है? अभी तक अविकसित है या अनडेवलप्ड है। ठीक है, इसको निकाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? निर्जमित दशाओं में यानी स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर इसको संवर्धन माध्यम के ऊपर या पोष पदार्थ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? संवर्धित करेंगे। ठीक है, कल्चर मीडियम के ऊपर इसका कल्चर करेंगे और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल। तो जब हम भ्रूण का संवर्धन करते हैं, ठीक है, जब एम्ब्रियो का हम लोग कल्चर करते हैं संवर्धन माध्यम के ऊपर या कल्चर मीडियम के ऊपर, ठीक है, तो जो भ्रूण है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, जो यंग एम्ब्रियो होगा या जो तरुण भ्रूण होगा उसका विकास जो है या इसका जो परिवर्धन है यानी डेवलपमेंट जो है वो पूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इसका मतलब तरुण भ्रूण पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। ठीक है, यंग एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो पाता, बल्कि मैच्योर होने से पहले ही, परिपक्व होने से पहले ही वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर। तो इस तरह से जो पौधा बनता है या प्लांट बनता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता या कोई और कमी हो सकती है। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होगी। ठीक है, या उसमें हो सकता है रूट सिस्टम का फॉर्मेशन ना हो, जड़ तंत्र ना बने। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले जो तरुण भ्रूण है या यंग एम्ब्रियो है इसको पूरी तरह से मैच्योर करना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है अभी? इसको अंकुरण से रोकना है, समय से पहले अंकुरण से रोकना है। ठीक है, जो इसका जर्मिनेशन हो रहा है इस तरुण भ्रूण का बिफोर टाइम या समय से पहले, उसे हमें रोकना है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे भी? हम लोग दो केमिकल्स यूज करते हैं या दो रसायनों का उपयोग करते हैं। किसमें? संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम के अंदर। तो एक तो हम लोग डालते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज की उच्च सांद्रता या हाई कंसंट्रेशन जो है वो हमें मीडियम या माध्यम के अंदर डालनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा ABA एब्सिसिक एसिड बोल देते हैं, जो कि एक प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन है। तो ABA की भी हमें उच्च सांद्रता माध्यम के अंदर रखनी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों की उच्च सांद्रता जब माध्यम में रहती है तो जो तरुण भ्रूण होगा यानी जो यंग एम्ब्रियो है ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा और फिर जाके इसका डेवलपमेंट होगा किसके अंदर? प्लांट के अंदर या नए पौधे के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके प्रिंसिपल के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमें एम्ब्रियो लेना है या भ्रूण लेना है वो कौन से बीज से निकालना है अभी? अपरिपक्व बीज से, यानी इमेच्योर सीड से हमें एम्ब्रियो को सेपरेट करना है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके परिपक्व बीजों से या मैच्योर सीड से हम लोग एम्ब्रियो लेकर और उसका कल्चर करवा सकते हैं और उनका संवर्धन जो है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इन दो प्लांट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है आइरिस और दूसरा है ऑर्किड्स। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग इनके परिपक्व बीजों यानी मैच्योर सीड से भ्रूण या एम्ब्रियो को पृथक करके और उनका संवर्धन जो है माध्यम के ऊपर यानी मीडियम के ऊपर जो कल्चर है इनका वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भ्रूण वो कौन सी अवस्था के अंदर होना चाहिए, है ना? जो एम्ब्रियो है वो कौन सी स्टेज में होना चाहिए? तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लोबुलर स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज, हर्ट स्टेज। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं भ्रूण विकास की या एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। तो हमें कौन सी अवस्था का जो भ्रूण है वो एम्ब्रियो कल्चर के लिए या भ्रूण संवर्धन के लिए लेना है?
तो हमें लेना है ग्लोबुलर अवस्था का, यानी ग्लोबुलर स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो हमें एम्ब्रियो कल्चर के लिए या भ्रूण संवर्धन के लिए लेना है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबुलर अवस्था के बाद जो भ्रूण का कृत्रिम संवर्धन है, जो एम्ब्रियो का आर्टिफिशियल कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, एक फैमिली है, आपने नाम भी सुना होगा इसका, क्रूसीफेरी, है ना। तो क्रूसीफेरी जो कुल है, जिसके अंदर इसको मस्टर्ड फैमिली भी बोल देते हैं या सरसों कुल भी बोल देते हैं, क्योंकि सरसों इसके अंदर आती है। तो इस फैमिली के कुछ पौधों के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी केवल कुछ कोशिकाओं वाले भ्रूणों का संवर्धन करना संभव है, यानी कि ग्लोबुलर स्टेज से भी पीछे वाली स्टेज जो है ना, जब जाइगोट जो है उसमें 2 या 3 कोशिका विभाजन होकर लगभग 7 या 8 कोशिकीय अवस्था बनी होती है। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं वाला जो भ्रूण है उसका संवर्धन जो है वो किया जा सकता है ना, किसके अंदर, क्रूसीफेरी कुल के कुछ पौधों के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो तरुण भ्रूण है या यंग एम्ब्रियो है, इसका भ्रूणपोष पर संवर्धन कर सकते हैं हम। भ्रूणपोष क्या होता है अभी, इसको एंडोस्पर्म भी बोल देते हैं। जो बीज होता है या सीड होता है, उसके अंदर 2 भाग होते हैं मुख्य। एक तो होता है भ्रूण या एम्ब्रियो, और दूसरा होता है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म क्या करता है अभी, बीज के अंदर जो भ्रूण उपस्थित है या एम्ब्रियो उपस्थित है, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बीज से अगर भ्रूणपोष को या एंडोस्पर्म को निकाल लें, ठीक है, और उसको संवर्धन माध्यम के रूप में या उसको कल्चर मीडियम के रूप में हम लोग उपयोग करें, तो हम लोग इस तरुण भ्रूण का या यंग एम्ब्रियो का पूर्ण विकास व परिवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें सुक्रोज व एबीए की उच्च सांद्रता इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, इसके प्रिंसिपल के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन जो है उसकी विधि हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भी, बीजों को एकत्रित करेंगे, और बीज या सीड जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं भी, फ्रूट या फल से मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग फल से क्या करेंगे, अपरिपक्व जो बीज होंगे यानी कि इमेच्योर जो सीड्स होंगे उनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको एक विलियन के अंदर, कौन सा विलियन है, 5% टीपॉल विलियन। ठीक है, ये क्या होता है अभी, एक लिक्विड डिटर्जेंट होता है, एक द्रव डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो इस विलियन के अंदर 10 मिनट के लिए हम लोग इन बीजों को डुबो कर रखेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल वाटर से या सामान्य पानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इन बीजों को धो लेते हैं, ताकि जो बीजों की सतह के ऊपर अतिरिक्त टीपॉल जो है रसायन उपस्थित है वो उतर जाए। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर 5% टीपॉल सॉल्यूशन डालना है, और इसके अंदर जो इमेच्योर सीड्स हैं या परिपक्व बीज हैं वो डाल देने हैं। तो 10 मिनट तक इनको डुबो के रखना है। 10 मिनट के बाद फिर इसको दूसरे बीकर में डालना है, जिसके अंदर नॉर्मल वाटर या सामान्य जल होता है। ठीक है, और इनको जल से अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है सरफेस स्टेरिलाइजेशन, या इसको बोल देते हैं सतही निर्जमीकरण। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भी, सबसे पहले 70% एथेनॉल में डुबोते हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 60 सेकंड के लिए। 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 0.1% HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है 0.1%, उसके विलयन में बीजों को डुबोते हैं। कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं अभी, 3 से 4 बार हम लोग क्या करते हैं, निर्जमित आसुत जल से धो लेते हैं, यानी स्टेरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से हम लोग सीड्स को वॉश कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसकी सतह के ऊपर अगर कोई अतिरिक्त रसायन जैसे एथेनॉल या मर्क्यूरिक क्लोराइड उपस्थित हो तो वो हट जाए। ठीक है, क्योंकि वो आगे चलकर माध्यम के अंदर संदूषण या कंटेमिनेशन जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो हमें इन रसायनों को पूरी तरह से उतारना है, हटाना है। तो इसके लिए हम लोग इसको 3 से 4 बार स्टेरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेते हैं।
ठीक है। तो इन डायग्राम्स के अंदर देख सकते हो, सबसे पहले बीकर में हमें क्या लेना है अभी, 70% एथेनॉल लेना है और 60 सेकंड के लिए अपरिपक्व बीज जो है यानी इमेच्योर सीड्स जो हैं इनको इनके अंदर डाल देना है, 60 सेकंड तक डुबो कर रखना है। फिर इन बीजों को बाहर निकाल कर दूसरे बीकर के अंदर डालते हैं। इस बीकर में क्या क्या है अभी, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसमें हमने बीजों को डाल दिया है ना, इमेच्योर सीड्स या अपरिपक्व बीजों को डाल दिया। कितने टाइम तक रखना है अभी, 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। और फिर तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि हमें 3 से 4 बार क्या करना है, अशुद्ध जल से यानी कि डिस्टिल्ड वाटर से इनको वॉश करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अपरिपक्व बीज हैं या जो इमेच्योर सीड हैं जिनका हमने अभी अभी सरफेस स्टेरलाइजेशन या सतही निर्जमीकरण किया है, इनको हम लोग क्या करते हैं अभी, चाकू या ब्लेड की सहायता से कट लगाते हैं। ठीक है, कट क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसके अंदर उपस्थित भ्रूण को निकाल सकें। ठीक है, तो चाकू या ब्लेड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं अभी, नीडल की सहायता से या सुई की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो यंग एम्ब्रियो होता है इसके अंदर या जो तरुण भ्रूण होता है उसको पृथक कर लेते हैं या उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइकोट सीड जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। डाइकोट सीड में जो कट पॉइंट है वो इसके बिल्कुल बीच में रहता है ना, बिल्कुल बीच में आपको कट लगाना पड़ता है। और जो इसका इमेच्योर एम्ब्रियो होगा या अपरिपक्व भ्रूण होगा वो कहाँ पे रहता है, इसके साइड में रहता है बिल्कुल। ठीक है, डाइकोट सीड के अंदर या द्विबीजपत्री बीज में। अगर मोनोकोट सीड या एक बीजपत्री बीज की बात करें तो इसके अंदर जो बीज है वो कहाँ रहता है अभी, बिल्कुल एपेक्स पर या बिल्कुल शीर्ष पर रहता है इसके इमेच्योर एम्ब्रियो। और कट जो है वो 2 लगाने हैं आपको, एक तो इस तरह से कट लगाओगे और फिर दूसरा कट जो है वो इस तरह से लगाओगे। ठीक है, तो ये मोनोकोट सीड में रहता है। तो हम लोग नीडल की सहायता से या सुई की सहायता से फिर इस अपरिपक्व भ्रूण को या इमेच्योर एम्ब्रियो को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग एक्स प्लांट की तरह या कर्तोतक के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं अभी, ये जो एक्स प्लांट या कर्तोतक जो है यानी जो यंग एम्ब्रियो या तरुण भ्रूण जो हमने सेपरेट किया है सीड से, अब इसको क्या करते हैं अभी, माइक्रोप्रिपेट या स्पैचुला की सहायता से, है ना, या स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोपिपेट यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, 6 से 8 भ्रूणों को, है ना, भ्रूणों की संख्या कितनी है अभी, 6 से 8। ठीक है, इसको हमें कहाँ पे डालना है, 10 सेंटीमीटर पेट्री डिश, ये पेट्री डिश का साइज़ है, 10 सेंटीमीटर पेट्री डिश में डालना है। उस पेट्री डिश में क्या होना चाहिए अभी, 25 ml ठोस अगार माध्यम उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर 6 से 8 भ्रूणों को हम लोग क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ठोस अगार माध्यम है 25 ml, इसमें सुक्रोज या ABA की उच्च सांद्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, ताकि जो तरुण भ्रूण है या यंग एम्ब्रियो है इसका पूर्ण विकास या कंप्लीट डेवलपमेंट मीडियम के ऊपर या माध्यम के ऊपर हो सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग सुक्रोज या ABA की उच्च सांद्रता जो है या हाई कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पेट्री डिश को सील कर देना है, सील बंद करना है। तो किसकी सहायता से करते हैं अभी, सेलो टेप की सहायता से इसको सील बंद कर दिया जाता है। ठीक है, सील बंद क्यों करते हैं अभी, ताकि जो माध्यम है, ठीक है, उसमें से इवेपोरेशन ना हो, उसमें से जो पानी है वो भाप बनकर न उड़े। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा अभी, डिहाइड्रेशन होगा माध्यम का, निर्जलीकरण होगा माध्यम का और माध्यम जो है वो सूख जाएगा। ठीक है, और हमें ऐसा नहीं होने देना है, तो इसलिए पेट्री डिश को हम लोग सेलो टेप से सील बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो अभी डायग्राम के अंदर आप लोग, पेट्री डिश है जिसका साइज़ कितना है अभी, 10 सेंटीमीटर है, इसका व्यास होता है, ये डायमीटर होता है। ठीक है, और इसमें आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ठोस अगार माध्यम या सॉलिड अगार मीडियम कितना है, 25 ml है, 25 ml। और इसमें आपको 6 से 8 जो एम्ब्रियो हैं, यंग एम्ब्रियो या तरुण भ्रूण वो डालने हैं। और इसके अलावा माध्यम में आपको क्या डालना है, सुक्रोज या ABA की जो उच्च सांद्रता है वो रखनी है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, ये जो पेट्री डिश थी, ये वाली जो पेट्री डिश है जिसको हमने सील बंद कर दिया है बाद में, इसको हम लोग इनक्यूबेटर में रखते हैं। ठीक है, इनक्यूबेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको उष्मायन करते हैं या इंक्यूबेशन करते हैं, यानी कि तापमान और प्रकाश
और आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियां देते हैं ताकि जो भ्रूण है उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके। ठीक है, तो इंक्यूबेटर में रखने पर हम लोग इंक्यूबेटर में क्या कुछ देते हैं, इसको तापमान कितना देते हैं 25 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रकाश काल है वो कितना होना चाहिए, 16 घंटे का होना चाहिए। 16 घंटे प्रकाश काल का क्या मतलब है, 24 घंटों में से 16 घंटे का प्रकाश और 8 घंटे का जो डार्क पीरियड है वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो हर 24 घंटे में इसको रिपीट करते हैं, लेकिन जो तापमान है वो 25 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। ठीक है, प्रकाश देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी फ्लोरेसेंट ट्यूब का उपयोग करते हैं, ठंडी सफ़ेद फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, कोल्ड वाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसका यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर के अंदर ये ट्यूब लगी हुई होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश या लाइट सप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इंक्यूबेटर के अंदर हमने जो पेट्री डिश है उसको रख दिया है। तापमान कितना है 25 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 16 घंटे का प्रकाश काल जो है वो हमें इंक्यूबेटर के अंदर इसको देना है। ठीक है, अब क्या होगा अभी, लगभग 4 सप्ताहों में, लगभग 4 वीक्स के टाइम के अंदर क्या होता है, भ्रूण विकसित हो जाता है, जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, और शूट सिस्टम व रूट सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर लगभग 4 सप्ताह के पश्चात या आफ्टर 4 वीक्स जो रूट सिस्टम है वो माध्यम की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ जाएगा मूल तंत्र, और जो प्ररोह तंत्र है ये ऊपर की तरफ एरियल जो है या वायवीय विकसित होगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अभी उपसंवर्धन करना है, इसको बोल देते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग या उपसंवर्धन क्या होता है, अभी हम ये जो भ्रूण विकसित हुए हैं, है ना, इनको स्थानांतरित करना है नए माध्यम के ऊपर, है ना, नए बने ताज़ा माध्यम के ऊपर या न्यू फ्रेश मीडियम के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करना है और इसका संवर्धन या कल्चर करवाना है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी उपसंवर्धन या सब कल्चरिंग कहलाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अभी न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, अभी एक कल्चर ट्यूब या टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नया ठोस आगार माध्यम डाल देते हैं, और फिर जो विकसित विभेदित भ्रूण है यानी कि डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो है, इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको कॉटन प्लग की सहायता से बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर के अंदर रखेंगे, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी उपसंवर्धन या सब कल्चरिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इंक्यूबेटर में कुछ दिनों के पश्चात, आफ्टर सम डेज, जो प्लांट है या जो नया पौधा है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इसका शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र विकसित हो जाएगा, और नीचे की तरफ इसका मूल तंत्र या रूट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी प्रोसीजर या विधि एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन की। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। ठीक है, तो भ्रूण संवर्धन के क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो अगर अपने देखें तो इसके 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं, जिसमें से पहला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा भ्रूण जो नष्ट हो सकता है ना, ऐसा एम्ब्रियो जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको अगर हम कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उसको संवर्धित कर लें या उसका कल्चर कर लें, तो हम लोग भ्रूण को नष्ट होने से बचा सकते हैं, एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय होने से हम लोग बचा सकते हैं, और यही क्या कहलाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो दूरस्थ संकरण होता है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है अभी, अलग अलग जातियों के मध्य है ना, पौधों की अलग अलग जातियों के मध्य या अलग अलग स्पीसीज के बीच होने वाला जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से जो भ्रूण बनता है, ठीक है, वो नष्ट हो सकता है। क्यों नष्ट हो सकता है भाई, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं, है ना, दूरस्थ संकरण से या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन से जो बीज बनेंगे, इन बीजों के अंदर भ्रूण पोष रिड्यूस्ड होता है या हरासित होता है ना, जो एंडोस्पर्म है वो रिड्यूस्ड होगा। एंडोस्पर्म नहीं है, भ्रूणपोष नहीं है, तो भ्रूण को पोषण नहीं मिल सकता, भ्रूण को न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। इस वजह से जो भ्रूण है
वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो नष्ट होने से बचाने के लिए, है ना, इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी, तरुण बीजों से, यानी कि जो यंग सीड्स होते हैं उनमें से हम लोग क्या करते हैं, भ्रूण को निकाल लेते हैं या एम्ब्रियो को सेपरेट कर लेते हैं और फिर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली माध्यम पर संवर्धित करते हैं या मीडियम के ऊपर उसका कल्चर करते हैं। ठीक है, और उस तरह से हम लोग नया प्लांट जो है, न्यू पौधा जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उससे क्या डेवलप हुआ भाई, तरुण भ्रूण बनेगा या यंग एम्ब्रियो बनेगा। ये किसके अंदर होगा भाई, यंग सीड के अंदर या तरुण बीजों के अंदर होगा। ठीक है, अब ये जो तरुण भ्रूण है ये क्या हो सकता है, नष्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तरुण भ्रूण है या जो यंग एम्ब्रियो है किसके अंदर, तरुण बीजों या यंग सीड्स के अंदर। तो यंग सीड से हम लोग इस यंग एम्ब्रियो को सेपरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, भ्रूण संवर्धन करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करते हैं और एम्ब्रियो कल्चर से हमें नया प्लांट या नया पौधा जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स रहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव के अंदर। अब दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपने बात करें तो जैसे हम लोग जौ जो है उसका क्रॉस करवाएं राई के साथ, या फिर जौ का क्रॉस करवाएं हम लोग गेहूं के साथ, या फिर गेहूं का क्रॉस करवाएं हम लोग राई के साथ। ठीक है, आपने एक टाइप का जो वीट है, एक प्रकार का गेहूं जो है उसका नाम सुना होगा, ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल जो है इसको मैन मेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है अभी, जब हम गेहूं का क्रॉस राई के साथ करवाते हैं, वीट का जो क्रॉस है वो किसके साथ करवाते हैं, राई के साथ। ठीक है, और ये जो ट्रिटिकेल बनता है ये कैसा होता है अभी, ऑक्टाप्लॉइड होता है, यानी अष्टगुणित होता है, 8x। ठीक है, इसके क्रोमोसोम नंबर मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये 8x है, इसको अपने डायग्राम से समझते हैं अभी। गेहूं जो है ट्रिटिकम एस्टाइवम, उसके अंदर 6x कंडीशन होती है, यानी कि ये कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं अभी, 42 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जो राई है, ठीक है, राई के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन है। तो इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाएंगे तो 6x + 2x कितने हो जाएंगे, 8x। तो 8x क्या बनेगा, ट्रिटिकेल बन जाएगा, और इस ट्रिटिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड वीट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैन मेड वीट जो है वो बोलते हैं। तो राई के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं अभी, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। गेहूं के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 42 + 14 कितने हो गए, 56। तो इसका मतलब 8x = 56, 56 क्रोमोसोम्स ट्रिटिकेल के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैन मेड वीट हमने बनाया है या जो ट्रिटिकेल हमने डेवलप किया है, इसके जो बीज हैं, ठीक है, इसके मोस्ट ऑफ द जो सीड हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और सिकड़े हुए होते हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो पेनिकल है इसकी, है ना, वीट की जो पेनिकल होती है या ट्रिटिकल की जो पेनिकल है, इसके अंदर जो टोटल स्पाइकिकाएँ होती हैं या टोटल जो स्पाइकलेट्स होती हैं उसमें से सिर्फ 5 से 10% स्पाइकिकाओं में ही क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। और बाकी की स्पाइकिकाएँ जो हैं, है ना, 90 से 95% तक जो स्पाइकिकाएँ हैं वो कैसी रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, यानी कि उनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो उपज है वो बहुत कम होगी, प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, और जो बीज हैं वो भी बहुत छोटे साइज के और कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, सिकुड़े हुए होंगे। लेकिन अगर हम भ्रूण बचाव कर लें, ठीक है, अगर हम भ्रूण बचाव कर लें, इसका क्या मतलब है, जब अपने गेहूं और राई का क्रॉस करवाया तो इनके क्रॉस से जो बीज हमें प्राप्त होंगे, इन बीजों को फील्ड में उगाने की बजाय हम लोग क्या करें, इन बीजों के अंदर से भ्रूण को निकाल लें और निकालने के बाद इस भ्रूण को विकसित करें कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर। ठीक है, यानी हम लोग क्या करें, इसका एम्ब्रियो रेस्क्यू करें या भ्रूण बचाव करें, तो फिर उससे जो पौधे विकसित होंगे और उन पौधों को अगर अपने ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड के अंदर, तो उन पौधों से हमें क्या लाभ होगा, एक तो जो बीज बनेंगे या सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे या लार्ज साइज के।
प्लस ये स्वस्थ होंगे या हेल्थी होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो पेनिकल बनेगी उसमें जो स्पाइकिकाएं होंगी, तो 50 से 70% तक जो स्पाइकिकाएं हैं उनमें बीजों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब भ्रूण बचाव से या एम्ब्रियो रेस्क्यू से जो उपज है या यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है अभी अगुणित पादप उत्पादन या हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग अंतराजातीय संकरण करवाते हैं या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, ये भी क्या है भाई, एक तरह का दूरस्थ संकरण है या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो होता क्या है, अभी संकरण करवा लिया हमने अंतराजातीय या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जो जाइगोट है उससे क्या डेवलप होगा भाई, भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित होगा। तो जब जाइगोट से भ्रूण का विकास हो रहा होता है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी एक जाति के, है ना, हमने दो जातियों के मध्य क्रॉस करवाया है, तो किसी एक जाति के जो गुणसूत्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, किसी एक स्पीसीज के क्रोमोसोम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और जो परिपक्व भ्रूण बनता है या मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बचते हैं, केवल एक ही जाति के जो गुणसूत्र हैं वो बचे रहते हैं। तो इस प्रकार जो भ्रूण बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा जो कि मैच्योर या परिपक्व होगा, वो कैसा होगा, अगुणित होगा, क्योंकि इस भ्रूण की या इस एम्ब्रियो की कोशिकाओं में केवल एक ही जाति के गुणसूत्र या केवल एक ही स्पीसीज के क्रोमोसोम्स बचे हुए रहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण कैसा है भी, अगुणित है, एम्ब्रियो हैप्लॉइड है। तो इस अगुणित भ्रूण या हैप्लॉइड एम्ब्रियो का अगर हम कृत्रिम संवर्धन करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इसका कल्चर करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा एक जाति का, जाति 1 है, इसका क्रॉस हमने करवाया जाति 2 के साथ, है ना, स्पीसीज 1 क्रॉस स्पीसीज 2, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा अभी, संकर बीज प्राप्त होंगे या हाइब्रिड सीड मिलेंगे। अब इस हाइब्रिड सीड के अंदर क्या होगा, संकर भ्रूण या हाइब्रिड एम्ब्रियो होगा, ठीक है। अब इस हाइब्रिड एम्ब्रियो के अंदर जो जाति 1 है या स्पीसीज 1 है उसके गुण सूत्रों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना, या वो क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जाति 2 के जो गुण सूत्र हैं वो बचे हुए रह जाते हैं, ठीक है। जो जाति 2 है, स्पीसीज 2 है, इसके क्रोमोसोम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये बच जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इन बीजों को अगर हम लोग उगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगुणित पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन इन बीजों को उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उगाएंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, जो भ्रूण कोश है या एंडोस्पर्म है इसके अंदर वो नहीं होता, तो एंडोस्पर्म के अभाव में या भ्रूणपोष की अनुपस्थिति के कारण ये जो भ्रूण है वो नष्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इस भ्रूण को परिपक्व बीजों से या मैच्योर सीड से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, और इसका कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धन करते हैं, और संवर्धन से हमें जो पौधे मिलते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित या हैप्लॉइड प्लांट जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये है, ये भी इसका एक अनुप्रयोग है, ये एप्लीकेशन है एम्ब्रियो कल्चर का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो उदाहरण के लिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर हॉर्डम बल्बोसम, ठीक है। हॉर्डम बल्बोसम का अगर हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, जौ या गेहूं के साथ, ठीक है, दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा या अंतराजातीय संकरण हो जाएगा। तो अंतराजातीय संकरण से क्या बनेगा, बीज बनेंगे, संकर बीज बनेंगे, इसके अंदर क्या होगा, संकर भ्रूण होगा, और संकर भ्रूण जो होगा, ठीक है, उसमें एक जाति के जो गुणसूत्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सी जाति के गुणसूत्र नष्ट होंगे, हॉर्डम बल्बोसम के जो गुणसूत्र हैं वो विलुप्त हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमें बीज प्राप्त होंगे और बीजों के अंदर जो भ्रूण होगा या एम्ब्रियो होगा उसमें गुणसूत्र किसके होंगे, जौ या गेहूं के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हैप्लॉइड या अगुणित पौधे मिलेंगे, किसके, जौ या गेहूं, ठीक है। तो इसको हम लोग कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धित करके और अगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद इसका लास्ट एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है ऑर्किड प्रवर्धन या ऑर्किड प्रोपेगेशन बोल देते हैं,
ठीक है। ऑर्किड्स जो है वो फैमिली ऑर्किडेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका कुल कौन सा है, ऑर्किडेसी। और ऑर्किड्स क्या होते हैं अभी, मोनोकोट्स होते हैं, यानी कि एक बीज पत्री होते हैं। ऑर्किड के बीजों की खास बात क्या होती है अभी, ऑर्किड्स के जो सीड्स हैं उनमें भ्रूणपोष का अभाव होता है, एंडोस्पर्म का पूर्णतः अभाव होता है या एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो अगर भ्रूणपोष नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, तो बीजों के अंदर जो भ्रूण होगा, है ना, सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा, इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं होने देना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे भी, बीजों से भ्रूण को निकाल लेंगे, ठीक है, सीड से एम्ब्रियो को हम लोग सेपरेट करेंगे और कृत्रिम संवर्धन से, है ना, कृत्रिम माध्यम के ऊपर या आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उसके कल्चर से, संवर्धन से हम लोग जो पौधे हैं वो आसानी से विकसित किए जा सकते हैं, है ना। हम लोग इजीली जो है वो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ऑर्किड बीज है, ऑर्किड का सीड है, इसमें भ्रूण तो उपस्थित है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, लेकिन जो इसका एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, वो अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये खास बात होती है ऑर्किड्स की। तो ये है अभी ऑर्किड प्रोपिगेशन या ऑर्किड प्रवर्धन, जो कि एक अनुप्रयोग है एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन का। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।